Hello and welcome guys. Today we are starting NCERT class 6 chapter 9 Vital Villages Thriving Towns. We had already completed chapter 1 to 8. They are already listed in our playlist. You can check them also. ठीक है. इससे पहले हमने क्या है कि चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 8 तक की सारी जो लेसन्स हैं वो कंप्लीट कर चुके हैं. वो हमारी प्लेलिस्ट में अवेलेबल है. आप चाहें तो उन सभी चैप्टर्स को भी देख सकते हैं. और इसके अलावा मैं जो डिस्क्रिप्शन में उन सभी चैप्टर्स के जो लिंक है वो प्रोवाइड कर दूंगा. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाके देख सकते हैं. चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस, क्वेरीज, आपके सवाल जो भी हों, आप कमेंट में पूछ सकते हैं. जितनी जल्दी से जल्दी हो सके तो मैं आपके क्वेश्चंस के जवाब देने की कोशिश करूँगा. ओके. और दूसरी बात यह है कि हमारी जो लेक्चर वीडियो रहेगी वो बाइलिंगुअल फॉर्मेट में रहेगी, जिससे कि बोथ हिंदी एंड इंग्लिश बोथ मीडियम के बच्चे इजीली लेक्चर को समझ सकें. अगर इसके अलावा भी आपके मन में कोई सवाल आता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं या तो आप ईमेल कर सकते हैं. ठीक है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. चैप्टर 9 वाइटल विलेजेस थ्राइविंग टाउन्स. वाइटल मतलब कि विलेजेस क्यों इतने हमारे लिए महत्वपूर्ण हो गए, क्यों हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो गए. इसके साथ ही साथ जो है विलेजेस के बाद कुछ जो टाउन्स हैं, कुछ जो सिटीज़ हैं, कुछ जो शहर हैं, वो कैसे कैसे पनपे बड़े हुए. ठीक है. उनमें लोग रहना स्टार्ट हुआ. इन सभी चीज़ों के बारे में हम धीरे धीरे समझेंगे चैप्टर के ज़रिए. ठीक है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. प्रभाकर एट द ब्लैक स्मिथ शॉप. अच्छा, ब्लैक स्मिथ का मतलब होता है लोहार. ठीक है. जो लोहे के काम करते हैं उन्हें ब्लैक स्मिथ कहते हैं. ओके. तो चलिए, प्रभाकर कहाँ पे बैठा है? ब्लैक स्मिथ के एक शॉप में, एक लोहार के दुकान पे बैठा हुआ है. प्रभाकर सैट वॉचिंग द स्मिथ एट द लोकल शॉप. प्रभाकर जो है ब्लैक स्मिथ के शॉप में, लोकल शॉप में बैठा हुआ है और उसको काम करते हुए देख रहा है. देयर वॉज अ स्मॉल बेंच ऑन विच आयरन टूल्स लाइक एक्सेस एंड सिकल्स वेयर लेड आउट. ठीक है. उसी के एक छोटे सा बेंच है. बेंच में जो औजार हैं, जो टूल्स है वो बनाए हुए हैं और उसको रेडी करके रखा हुआ है. ठीक है. और वो बहुत सारा टूल्स ऐसा भी है ना जो बेचने के लिए रखा हुआ है, वो भी वो डिस्प्ले में देख रहा है. अ ब्राइट फायर वॉज बर्निंग. और उसी के पास एक बहुत ही आग जला हुआ है जिसमें कि ये लोग अपना काम करते हैं. भाई, ये आग किस लिए काम आता है देखते हैं. टू मैन वेयर हीटिंग एंड बीटिंग मेटल रॉड्स इनटू शेप्स. ठीक है. दो लोग जो हैं आयरन के मेटल्स को मतलब आयरन की जो छड़ है या जो बार्स हैं उनको गर्म कर रही हैं और उसको पीट पीट के उसको शेप देने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है. इट वॉज़ वेरी हॉट एंड नॉइजी. और वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है और साथ ही साथ यहाँ पे बहुत ज़्यादा नॉइज़ है. नॉइज़ मीन्स मतलब शोरगुल है. मतलब कि अगर आयरन के ऊपर आप पीटोगे किसी बड़े हथौड़े से तो बहुत ज़्यादा आवाज़ होता है ना. एंड येट इट इज़ फैसिनेटिंग टू वॉच वॉट वॉज हैपनिंग. पर ये देखने में काफ़ी ज़्यादा मतलब हो सकता है रुचिकर लग रहा है, बहुत ही अलग टाइप का लग रहा है. ठीक है. बच्चे के लिए तो हर एक चीज़ क्या होती है, खेलने का साधन हो जाती है ना, जस्ट लाइक वही. ठीक है. चलिए आगे चलते हैं, हम चैप्टर की तरफ बढ़ जाते हैं. चलिए. आयरन टूल्स एंड एग्रीकल्चर. आयरन के जो टूल्स हैं और उनका एग्रीकल्चर के साथ, मतलब एग्रीकल्चर मतलब होता है किसानी के साथ. ठीक है. क्या मतलब कि रिलेशन है, क्या संबंध है, वो हम समझने का प्रयास करते हैं. ठीक है. वी ऑफन टेक द यूज़ ऑफ आयरन फॉर ग्रांटेड टुडे. आज के दौर पे हम जो आयरन है, मतलब जो लोहा है, उसको बहुत ही साधारण समझते हैं ना, इसका बहुत ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं. पर ये जो आयरन है इसके बारे में हमने कैसे जाना, इसको शेप साइज़ में ढाल के इसको टूल का आकार किस तरह से दिया, इसके पीछे बहुत ही लंबा इतिहास है, वो हम समझने का प्रयास करेंगे. थिंग्स मेड ऑफ आयरन एंड स्टील आर अ पार्ट ऑफ डेली लाइफ. आज के हमारे आधुनिक जीवन का एक बहुत ही अभिन्न अंग बन चुका है ना ये आयरन और स्टील. हर तरह की चीज़ें हम यूज़ करते हैं, जैसे कि स्टील के चाकू, चम्मच या बर्तन यूज़ करते हैं ना. इसी के साथ साथ और भी बहुत सारी छोटी मोटी चीज़ें हम यूज़ करते हैं डेली लाइफ में. द यूज़ ऑफ आयरन बिगिनस इन द सब कॉन्टिनेंट अराउंड 3000 ईयर्स अगो. आज से करीब करीब 3000 साल पहले लोहे का यूज़ होना स्टार्ट होता है हमारे उपमहाद्वीप में, भारतीय उपमहाद्वीप में. ठीक है ना. सम ऑफ द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ आयरन टूल्स एंड वेपन्स वेयर फाउंड इन द मैग्नेलिथिक ब्यूराइज अबाउट विच यू रीड इन चैप्टर 5. ठीक है. मतलब कि बहुत सारा आयरन के टूल जो है, आयरन के जो औजार हैं और वेपन्स मीन्स हथियार जो हैं, वो सारी चीज़ें हमें मैग्नेलिथिक ब्यूराइज, मैग्नेलिथिक मतलब कि उत्तर पाषाण काल, मतलब जो पाषाण काल के बाद जब हम ज़्यादा हमारा जो विकास हुआ उस समय की बहुत सारी टूल्स जो है, बहुत सारे हथियार और औजार पाए गए हैं. ये किन्होंने पाए हैं भाई? हमारे इतिहासकार और पुरातत्वविदों ने ये कुछ चीज़ खोजा है.
ठीक है। इसके पहले हमने जो चैप्टर 5 है उसमें हमने थोड़ा बहुत पढ़ा था इसके बारे में ना, पुरातत्वविद साक्ष्य जो ढूंढते हैं उसमें ये सारी चीज़ें मिलती हैं और इनसे हमें बहुत सारा ज्ञान होता है। अराउंड 2500 ईयर्स अगो देयर इज़ एविडेंस फॉर द ग्रोइंग यूज़ ऑफ आयरन टूल्स। ठीक है, आज से करीब करीब 2500 वर्ष पूर्व हमें यह ज्ञात होता है कि भाई आयरन के जो टूल्स है, आयरन के जो औजार हैं, उनका बहुत ज़्यादा यूज़ होना स्टार्ट होता है। इसमें क्या क्या सारी चीज़ें हैं, दीज इंक्लूड एक्सेस फॉर क्लीनिंग फॉरेस्ट। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, एक्सेस जो है, एक्सेस मतलब कि कुल्हाड़ी जो है फॉरेस्ट को काटने के लिए, लकड़ियों को काटने के लिए एक्सेस यूज़ होंगे ना, एंड द आयरन प्लग शेयर्स, और इसी के साथ साथ जो लोहे के जो हल हैं जिससे कि मिट्टी को खोदा जाता है, कोड़ा जाता है, जिससे कि आप फसल बो सकें। ठीक है, एज वी सीन इन चैप्टर 6, इससे प्रीवियस चैप्टर में हमने देखा था ना आयरन प्लग शेयर्स। द प्लग शेयर्स वॉज यूजफुल फॉर इंक्रीजिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। ठीक है, जैसे जैसे आयरन के प्लग शेयर्स, आयरन के हल मतलब कि लोहे के हल यूज़ होना स्टार्ट हुए, तो हमारा जो फसल का प्रोडक्शन है, फसल की मात्रा जो है, अनाज की जो मात्रा है, उसमें हमने इंक्रीमेंट देखा, बहुत ज़्यादा पैदावार होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो भाई पैदावार होगा तो हमारे पास ज़्यादा दिन तक ज़्यादा अनाज रहेगा ना, तो ये एक बहुत अच्छा फ़र्क पड़ा। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं। ठीक है, अदर स्टेप्स टू इंक्रीज प्रोडक्शन इज़ इरीगेशन। इरीगेशन वो तरीका है जिससे के ज़रिए आप खेतों तक पानी पहुंचाते हैं। अगर खेतों तक पानी भरपूर मात्रा में नहीं पहुंचेगी तो आपकी जो फसल है वो ग्रो कर सकेंगे, नहीं कर सकेंगे ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। तो इरीगेशन वो तरीका है, सिंचाई वो तरीका है जिससे कि खेतों तक पानी पहुंचाया गया। द किंग्स एंड किंगडम्स वेयर बीन इन रीडिंग अबाउट could not been existed without the support of flourishing villages। मतलब कि ये जो बड़े बड़े साम्राज्य हैं, बहुत जो सम्राट हैं, जो महान सम्राट हुए, इनका अगर एग्जिस्टेंस मतलब कि एक तरह से इनका जो महत्व या ये जो बड़े बड़े साम्राज्य बने, इसके पीछे एक बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किसका था, जो विलेजेस बने, जो छोटे छोटे गाँवों से ये टाउन्स बने, मतलब शहर में तब्दील हुए, इन सभी का बहुत ज़्यादा बड़ा हाथ है। ठीक है, किस तरह से हाथ है ये देखने का प्रयास करेंगे। वाइल न्यू टूल्स एंड सिस्टम ऑफ ट्रांसप्लांटेशन इंक्रीज प्रोडक्शन, जैसे जैसे हमने औजारों का यूज़ करना स्टार्ट किया एग्रीकल्चर में, और साथ ही साथ हमने ट्रांसप्लांटेशन मेथड क्या था भाई, जैसे कि फसलों का जो चारा है, चारा मतलब जो छोटे पौधे हैं उनको एक जगह उगाया जाए, जब वो थोड़े बड़े हो जाएंगे तब उनको हम वहाँ से निकाल के हम जो खेत है उसमें हम बो देंगे और इसमें फिर सिंचाई करेंगे, मतलब पानी वानी देंगे और इसकी रक्षा करेंगे, तो प्रोडक्शन बहुत अच्छा इंक्रीज़ हो गया। ठीक है, और इसी के साथ साथ हमने क्या किया, द इरीगेशन वाज आल्सो यूज्ड, इसी के साथ साथ हमने खेतों तक पानी पहुंचाने की जो तरीका है उसको भी ज़्यादा एडवांस किया, मतलब उसमें भी हमने तब्दीली लाई। ठीक है, इरीगेशन वर्क्स दैट वाज बिल्ड ड्यूरिंग दिस टाइम इंक्लूडेड कैनाल्स, वेल्स, टैंक्स एंड आर्टिफिशियल लेक्स। मतलब जो सिंचाई का जो तरीके हैं उसको हमने उसमें तब्दीली लाते हुए हमने क्या किया, जो सिंचाई में हमने क्या क्या बनाना स्टार्ट किया भाई, लंबी लंबी जो कैनाल्स है, कैनाल्स में सिंचाई के लिए जो नहर है, बड़े बड़े जो वेल्स है, वेल्स मतलब जो कुएँ हैं, टैंक्स बनाना स्टार्ट किया, आर्टिफिशियल लेक्स मतलब जो नहर बनाना स्टार्ट किया, और साथ ही साथ हमने क्या बनाया, जो लेक्स है, आर्टिफिशियल लेक्स, आर्टिफिशियल जो होता है ना कि भाई झील हमने बनाए, जो बहुत सारे नेचुरल झील होता है, नेचुरल में तो जो ऑलरेडी पहले से हमारे पास है, लेकिन कुछ झील ऐसे हैं जो इंसानों के द्वारा बनाए गए हैं, तो ऐसे झीलों को हमने आर्टिफिशियल लेक्स भी नाम दिया है। तो आगे चलते हैं, देखिए समझ में आया, क्योंकि इन सभी का ज़रूरत क्यों था कि भाई यहाँ पे पानी को इकट्ठा किया जाता था और खेतों तक पहुँचाया जाता था। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं। इफ़ यू लुक एट द चार्ट यू विल फाइंड आउट सम ऑफ द स्टेजेस इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इरीगेशन वर्क्स आर मेंशन्ड। ठीक है, यहाँ पे कुछ इरिगेशन के जो स्टेप्स वाइज कंस्ट्रक्शन ऑफ इरिगेशन, मतलब कि खेतों तक पानी पहुँचाने के जो तरीके हैं उनमें छोटे छोटे स्टेप्स दिए गए हैं कि कैसे कैसे पानी जो है खेतों तक पहुँचाया जाता था। तो ये देख लेते हैं हम भाई। लेबर्स इज़ प्रोवाइडेड बाय द पीपल, जो मज़दूर तो चाहिए ना भाई, पानी को अगर खेतों तक पहुंचाना है तो मज़दूर तो चाहिए, और ये कौन होते थे ये मज़दूर, वो स्वयं होते थे, जो इरिगेशन करते थे, जो किसान होते थे वो खुद ही मजदूरी करते थे। फार्मर्स ऑल्सो बेनिफिट बिकॉज क्रॉप प्रोडक्शन इज़ मोर सर्टेन। ठीक है, फार्मर्स जो हैं, जो किसान जो हैं, उसको बहुत ज़्यादा लाभ होना स्टार्ट किया, क्योंकि जो क्रॉप के प्रोडक्शन में, क्रॉप के जो मतलब इसमें जो भी फसल जो लगता है वो बहुत ज़्यादा सर्टेन हो गया, क्योंकि अगर आप सही समय में पानी देंगे तो आपका फसल अच्छा होगा। ठीक है ना, फार्मर्स हैव टू इंक्रीज प्रोडक्शन टू पे टैक्सेस।
क्योंकि साम्राज्यों को, राजाओं को, सम्राटों को टैक्सेस ज़्यादा देनी थे, मतलब कि उनको कर के रूप में उनको धन संपत्ति ज़्यादा देना था, इसीलिए उनको प्रोडक्शन भी ज़्यादा करना पड़ेगा ना, तब तो जाके वो कर चुका पाएंगे। किंग्स प्रोवाइड मनी एंड प्लान इरिगेशन वर्क्स। जो राजा सम्राट होते थे वो बहुत ज़्यादा धन संपत्ति देते थे, जिससे कि इरिगेशन के जो काम है, मतलब जो सिंचाई का जो काम है वो सही तरीके से, अच्छे तरीके से हो सके और खेतों तक जो है पानी पहुँचाने के जो तरीके हैं उसमें तेज़ी लाया जा सके। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। अगर थोड़ा नहीं समझ में आया होगा तो आप वीडियो को थोड़ा सा आप रिवर्स करके थोड़ा सा देखिए, ठीक है, आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। हु लिव्ड इन द विलेजेस। अब बात आती है कि भाई विलेजेस मतलब गाँव में कौन लोग रहते हैं, ठीक है, वो भी समझ लेते हैं। देयर वेयर एट लीस्ट 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल लिविंग इन द मोस्ट विलेजेस इन द साउदर्न एंड द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। हमारे जो भारतीय उपमहाद्वीप है इसके साउदर्न और नॉर्दर्न पार्ट मतलब कि दक्षिणी और उत्तरी दिशा में बहुत सारे लोग रहते थे, जिसको कि 3 इंपॉर्टेंट श्रेणियों में बांटा गया, 3 इंपॉर्टेंट कैटेगरीज में, काइंड्स में बांटा गया है। ये कौन कौन से है भाई? इन द तमिल रीजन, ठीक है, मतलब साउथ रीजन का बात हो रहा है यहाँ पे, तमिल रीजन भी कहा है। लार्ज लैंड ओनर्स, यहाँ पे जो लैंड ओनर्स जो हैं, लैंड ओनर्स मतलब कि वो लोग जिनके पास बहुत सारा क्या है, खेत है, ठीक है, वे आर नोन एज वेलारार्स। ठीक है, इनको क्या कहा जाता था? जो जिनके पास बहुत बड़े बड़े खेत होते थे, इनको वेलारास कहा जाता था। ठीक है, ऑर्डिनरी प्लगमैन्स वेर नोन एज एजवार्स। ठीक है, जो प्लगमैन होते थे, जो किसान जो कि हल चलाते थे, जोतते थे, उनको एजवार्स कहा जाता था। और कुछ ऐसे लोग होते थे जिनके पास खेत नहीं होते थे, लैंडलेस लेबरर्स होते थे, ये दूसरों के खेतों में काम किया करते थे, या तो स्लेव्स हुआ करते थे। स्लेव्स मतलब मजदूर, जिनके पास और कोई चारा नहीं रहता था, इनके मालिकों के पास इनको काम करना पड़ता था। इनको कदिसियार्स या उद्यमी के कहते थे। कदिसियार या उद्यमी उन लोगों को कहते थे जिनके पास खेत नहीं हुआ करते थे, ये दूसरे के खेतों में काम किया करते थे। ठीक है, आगे चलते हैं, चलिए। इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री द विलेज हेडमैन वाज नोन एज ग्राम भोजका। ठीक है, हमारे उत्तर भारत के बारे में अगर बात किया जाए तो यहाँ पे जो विलेज का हेडमैन होता है, मतलब कि पूरे गांव का जो सबसे बड़ा आदमी होता है, सबसे जिसके पास बहुत ज़्यादा खेत है या बहुत शक्तिशाली है या बहुत ज़्यादा रिच है, उसको ग्राम के भोजक के नाम से जाना जाता था। ओके, यूजुअली द मैन फ्रॉम द सेम फैमिली हेल्ड द पोजीशन फॉर जनरेशन। मतलब ग्राम भोजक का जो पुत्र है या फैमिली का कोई एक मेंबर जो है वो नेक्स्ट ग्राम भोजक बन जाता था। इस तरह से ये जो है ये वंश का एक ना एक आदमी ये ग्राम भोजक का पदवी लिया करता था। इन अदर वर्ड द पोस्ट वाज हेरिडेटरी। एक तरीके से ये भी कह सकते हैं कि ये जो ग्राम भोजक का जो पोस्ट है ये हेरिडेटरी था, मतलब कि वंशानुगत था। मतलब एक ही वंश के बाद उसके पिता, अगर पिता ग्राम भोजक है तो उसका पुत्र ग्राम भोजक, फिर उसका पुत्र ग्राम भोजक, इस तरह से ये जनरेशन बाई जनरेशन ऐसा चलते आ रहा है। द ग्राम भोजक वॉज ओपन द लार्जेस्ट लैंड ओनर। ग्राम भोजक जनरली वो आदमी होता था जिसके पास बहुत ज़्यादा खेत होते थे। जनरली ही हैड स्लेव्स एंड हायर्ड वर्कर्स टू कल्टिवेट द लैंड। उसके पास बहुत सारे स्लेव्स भी हुआ करते, स्लेव्स में मजदूर हुआ करते थे, एक तरह से बोल सकते हैं तो दास हुआ करते थे, और वो काफ़ी सारे लोगों को अपने खेत में काम करने के लिए लगवा सकता था। बिसाइड ही इज़ पावरफुल द किंग ऑफन यूज्ड हिम टू कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम द विलेज। क्योंकि वो सबसे पावरफुल आदमी था, सबसे शक्तिशाली व्यक्ति था, जो किंग्स होते थे, जो राजा होते थे, उनको ये दायित्व दे देते थे कि आपको भाई पूरे गांव से टैक्स कलेक्ट करना है, कर कलेक्ट करना है और राजा के पास जमा कर दीजिए। ठीक है, इसके अलावा भी ग्राम भोजक और भी बहुत सारे काम किया करता था, जैसे वह जज का काम भी करता था। जैसे कोर्ट में जजेस होते हैं ना, सही गलत का फैसला करते हैं, उसी तरह से ग्राम भोजक सही गलत का फैसला भी करता था। ठीक है, और वो एक पुलिसमैन का भी काम करता था। जैसे पुलिस क्या करता है, जो गलत काम करता है उसको पकड़ती है और उसको सजा देती है ना, जस्ट लाइक वैसा काम ये जो ग्राम भोजक ये किया करते थे। ठीक है, और इनकी सबको रेस्पेक्ट और इनकी बात भी मानते थे। ठीक है ना, अपार्ट फ्रॉम द ग्राम भोजक देयर वेयर अदर इंडिपेंडेंट फार्मर्स नोन एज गृहपतिज। इसके अलावा भी, ग्राम भोजक के अलावा भी बहुत सारे ऐसे फार्मर्स, ऐसे किसान थे जो कि इंडिपेंडेंट थे, मतलब स्वतंत्र थे, तो इनको गृहपति कहा जाता था। ठीक है, मोस्ट ऑफ whom वेर स्मॉल लैंड ओनर्स। ये वैसे किसान थे जिनके पास छोटी छोटी खेत हुआ करती थी और ये छोटे मात्रा में खेती किया करते थे। ठीक है, एंड देन देयर वेर मेंस एंड वुमेन सच एज दास एंड कर्मकारा हु डिड नॉट ओन लैंड एंड हैड टू अर्न अ लिविंग वर्किंग ऑन द फील्ड ओन्ड बाय अदर्स। इसके अलावा जो अगली श्रेणी है वो वैसे पुरुषों और महिलाओं को ही हुआ करते हैं जो कि दास हुआ करते हैं, मतलब दूसरे के यहाँ काम करते हैं। इनके पास ना कोई खेत है ना कोई काम है, ये दूसरों के यहाँ काम करते हैं, इनकी यहाँ खेती करते हैं। ठीक है, और इसी तरह से वो अपना जीवन यापन करते हैं। ठीक है,
In most villages there were also some craft persons such as blacksmith, potters, carpenters and weavers. इसके अलावा भी, किसानों के अलावा भी बहुत सारे प्रोफेशनल्स लोग भी हुआ करते थे, जैसे कि ब्लैकस्मिथ मतलब जो लोहे का काम करता है, पॉटर्स मीन्स जो मिट्टी के बर्तन बनाता है, कारपेंटर्स जो लकड़ियों का काम करता है, और वीवर्स मतलब बुनकर जो कपड़े बनाता है। ये सारे लोग भी गांव में रहते थे। तो समझ में आया होगा ना कि गांव में कौन कौन से लोग रहते थे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक छोटा सा एक कॉन्टेक्स्ट दिया है, इसको आप पढ़ लेना, द अर्लीस्ट तमिल कंपोजिशन। ठीक है, जैसे कि तमिल जो है, तमिल बहुत ही पुरानी हमारी भाषाओं में से एक है, तो उसके जो अर्लीस्ट कंपोजिशन, जैसे कि हमारे संस्कृत में आप कह सकते हैं कि रामायण महाभारत बने हैं, उसी तरह तमिल जो लैंग्वेज है उसमें जो सबसे पुरानी इपिक्स है उसको हम क्या कह सकते हैं, लिटरेचर्स को क्या कह सकते हैं, संगम लिटरेचर कह सकते हैं। ठीक है, ये साउथ इंडिया में डेवलप हुई हैं। ओके, तो इसके बारे में थोड़ा आप डिटेल जो है उसको आप देख लेना। आगे चलते देखिए, फाइंडिंग आउट अबाउट सिटीज़, स्टोर्स, ट्रेवलर्स, स्क्रिप्चर्स एंड आर्कियोलॉजी। ठीक है, इनके बारे में भी हम जानते हैं। जो छोटे शहर हैं, इसके जो कहानियाँ हैं, इनके ट्रेवलर्स के बारे में जो एक जगह से दूसरे जगह जाया करते हैं, जो स्क्रिप्चर्स है, स्क्रिप्चर्स मीन यहाँ पे जो अलग अलग चीज़ें, जो सुंदर सुंदर चीज़ें बनी हैं, या इनके बारे में जो पुरातत्वविद क्या जानते हैं, क्या कहते हैं, इनके बारे में भी हम थोड़ा बहुत जानकारी इकट्ठा करते हैं। यू हैव हर्ड ऑफ द जातकास। जातकास के बारे में आपने सुना होगा। जातक क्या है भाई, ये थोड़ा बहुत समझते हैं। देयर वेर स्टोरीज दैट आर प्रोबेबली कंपोज बाय ऑर्डिनरी पीपल एंड देन रिटन डाउन एंड प्रिजर्व्ड बाय बुद्धिस्ट मॉन्क। मतलब वो सारी कहानियाँ जो आप गाँवों में या छोटे छोटे शहरों में सुनते हैं, जो कि आम लोगों के द्वारा सुनाई जाती हैं, इन सभी स्टोरीज़ को हम जातक कहते हैं। बहुत सारे बुद्धिस्ट जो साधु सन्यासी हैं, इन्होंने इन सभी कहानियों को अपने किताबों में राइट डाउन कर लिया, बहुत सारे लिटरेचर में राइट डाउन कर लिया, और यही सारी स्टोरीज़ को हमने क्या कहा भाई, जातक स्टोरी कहा। वेयर इज़ अ पार्ट ऑफ जातका स्टोरी। ठीक है, एक छोटा सा जातका स्टोरी यहाँ पे दिया गया है, उसको आप पढ़ सकते हैं। इसमें कि एक पुअर मैन कैसे एक बहुत रिच हो जाता है, इसकी एक छोटी सी स्टोरी है, बहुत इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है, इसको आप पढ़िएगा। देखिए, एक क्लेवर पुअर मैन के बारे में स्टोरी है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, आसान सी स्टोरी है, और ये मतलब इससे आपको क्वेश्चंस नहीं आएंगे, इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है, इसको आप देख लेना। ठीक है, फिलहाल हम जो टेक्स्ट बुक है उसके जो कंटेक्स्ट है उसमें हम कंसंट्रेट करते हैं। वी कैन यूज़ द अदर काइंड ऑफ एविडेंसेस टू फाइंड आउट अबाउट लाइफ इन सम ऑफ दीज अर्ली सिटीज़। यहाँ पे जो जीवन यापन है, जो हमारे जो पुराने शहर हैं, यहाँ पे जीवन यापन कैसा था, किस तरीके से यहाँ लोग रहते थे, उसके बारे में थोड़ा बहुत समझने का प्रयास करते हैं। Sculptors carved scenes depicting peoples living in towns and villages as well as in the forest। ठीक है, जो स्कल्प्टर्स है, स्कल्प्टर्स मतलब उनको कहेंगे जो कि पत्थरों में या लकड़ियों में या तो किसी और चीज़ में बहुत सारी डिफरेंट तरह की आकृतियाँ, या बोल सकते हैं कि स्कल्पचर्स बनाते हैं, मतलब कि पत्थरों में नक्काशियाँ करके अलग अलग तरह की मूर्तियाँ बनाते हैं। तो ये क्या वो बनाते थे, वैसे लोगों को दिखाते थे, वैसी सीन्स दिखाते थे जिसमें कि टाउन्स में लोग क्या करते हैं, किस तरह का काम करते हैं, या फॉरेस्ट में मतलब कि जंगलों में लोग क्या काम करते हैं, किस तरह से रहते हैं, इन सभी विषयों के बारे में वो स्कल्पचर्स बनाते थे, वो मूर्तियाँ बनाते थे, या तो पत्थरों में इनके डिज़ाइंस बनाते थे। मेनी ऑफ दीज स्कल्पचर्स वेयर यूज्ड टू डेकोरेट रेलिंग्स, पिलर्स एंड गेटवेज ऑफ द बिल्डिंग्स दैट वर विजिटेड बाय द पीपल। ये सारी जो स्कल्पचर्स है, ये सारी जो आकृतियाँ हैं, मूर्तियाँ हैं, इनको कहाँ पे लगवाया जाता था, जो घरों की दीवार या रेलिंग्स हुआ करती हैं, मतलब जो बाहर जो आप छत बनाते हैं ना, छत के बाहर जो आपका जो एक ऊंची सी छोटी सी दीवार होती है उसको रेलिंग कहते हैं, या घरों की जो दीवार है, जो पिलर्स हैं, उनमें इन सभी मूर्तियों को या ये स्कल्पचर्स को, पत्थरों को लगा दिया जाता था। जबकि लोग यहाँ से गुजरे या यहाँ पे आए तो वो इन सुंदर सुंदर मूर्तियों को, स्कल्पचर्स को देख के खुश हों और इनके बारे में उनको थोड़ी बहुत जानकारी मिले। ठीक है ना, ये इस तरह की होती है। इसके बाद देखिए यहाँ पे एक पिक्चर दिया हुआ है, ये क्या है भाई, ए स्कल्पचर फ्रॉम द सांची। ये जो नीचे वाला छोटा वाला जो आपका दूसरा जो है, ये सांची के एक स्कल्पचर से एक आपकी जो कह सकते हैं कि एक डिज़ाइन वो ली गई है, वो देख सकते हैं कितनी सुंदर सी डिज़ाइन है ना। तो आगे जो दूसरी आपकी साइड में है, ये स्कल्पचर फ्रॉम द सांची दिया हुआ है। ठीक है, जो कि मध्य प्रदेश में है, तो वो देख लीजिएगा आप। आगे इधर जो चैप्टर में आते हैं, मेनी ऑफ द सिटीज़ दैट डेवलप्ड फ्रॉम अबाउट 2500 ईयर्स एगो वेयर कैपिटल्स ऑफ द महाजनपदास दैट यू लर्नड अबाउट इन चैप्टर 6। ठीक है, इसके अलावा जो है बहुत सारे महाजनपद या बड़ी सिटीज़ के बारे में भी हमने पढ़ा था ना, जो कि आज से करीब 2500 वर्ष पूर्व जो है वो डेवलप हुई थी।
ठीक है। एज वी हैड सीन सम ऑफ दीज सिटीज वेर सराउंडेड बाय मैसिव फोर्टिफिकेशन वॉल्स, हमने जहाँ तक समझा या पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि भाई ये जो महाजनपद हुए इसके चारों ओर बहुत ऊंचे ऊंचे दीवार बना दिए गए थे, बहुत फोर्टिफिकेशन की कर दी गई थी। इन मेनी सिटीज आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड रोज ऑफ pots और ceramic rings arranged one on the top of other। इसके अलावा भी बहुत सारे शहर ऐसे हुए जहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट, हमारे पुरातत्वविदों को बहुत सारे पॉट्स मिले। पॉट्स मीन्स घड़े मिले जिसमें कि पानी रखते हैं ना, और सेरामिक के रिंग्स, सेरामिक मतलब जो चिकनी मिट्टी के जो रिंग्स होते हैं वो भी मिले हैं। ठीक है, दीज वेर नोन एज रिंग वेल। ठीक है, और इन्हें क्या नाम दिया गया? रिंग वेल का नाम दिया गया। रिंग वेल मतलब कि ये जो कुएँ होते हैं ना, छोटे छोटे कुएं के जैसे हैं। दीज सीम्स टू हैव बीन यूज्ड एज अ टॉयलेट्स इन सम केसेस। पुरातत्वविदों का ये भी मानना है कि इनका, ठीक है, एज अ टॉयलेट मतलब कि यूज़ होता होगा। ठीक है, इस तरह से यूज़ होता होगा। एंड एज ड्रेन एंड गार्बेज डंप, मतलब कि यहाँ पे कचरा फेंकने के लिए भी शायद इनका यूज़ किया जाता होगा, जिससे कि ये सारे जो कचरा है, ये जो गंदगी है, वो पूरी तरह से घरों से बाहर निकल जाए। दीज रिंग वेल्स आर यूजुअली फाउंड इन इंडिविजुअल हाउसेज। ये जो रिंग वेल है, इस तरह की जो कुएँ हैं, ये ज़्यादातर कहाँ पाए गए हैं? जो घरों में पाए गए हैं, जो कि एक घर होता है उसमें पाए गए हैं। वी हैव हार्डली एनी रिमेन्स ऑफ पीसेज पैलेसेस, मार्केट्स और द होम्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल। इसके अलावा हमको ना ही किसी तरह के पैलेसेस, पैलेसेस मतलब महलों का कोई अवशेष मिला है, ना ही मार्केट और ऑर्डिनरी लोगों के, जो आम लोगों के घरों का कोई अवशेष मिला है। पर सम आर येट टू बी डिस्कवर्ड बाय आर्कियोलॉजी। ये भी हो सकता है कि शायद आने वाले समय में हमारे जो पुरातत्वविद हैं, इनके खोज में ये सारी बातें या ये सारी चीज़ें आगे पाई जाए। अदर मेड ऑफ वुड्स, मड ब्रिक्स एंड थैचेस मे नॉट हैव सर्वाइव्ड। जो बाकी सारी चीज़ें हैं जो कि लकड़ियों से या तो ब्रिक से मतलब कि ईंटों से बना होगा या तो और किसी चीज़ों से बना होगा, शायद वो सारी चीज़ें ना बच पाई हो, वो डिस्ट्रॉय हो गई हो, वो पूरी तरह से बर्बाद हो गई हो, वो ये भी हो सकता है। Another way of finding out about early cities is from the account of sailors and travelers who visited them। दूसरी बात ये है कि भाई हमें ये भी बात पता चलती है हमारे जो पूर्वजों के बारे में, हमारे पुरानी बातों के बारे में किससे पता चलता है? जो सेलर्स है, सेलर्स मीन्स वो सारे लोग जो कि एक जगह से दूसरे जगह चीज़ें बेचा करते थे, मतलब कि व्यापारी थे, एक देश से दूसरे जगह ट्रैवल किया करते थे और अपने साथ बहुत सारा सामान ले जाते थे। एक शहर में जो सामान बेचा, वहाँ से कुछ सामान खरीदा और वो दूसरे शहर में जाके उस सामान को बेच देते थे, और फिर वहाँ से कुछ और सामान खरीद के तीसरे जगह जाते थे। इस तरह से ये व्यापारी अपने साथ बहुत सारी ज्ञान को भी लेके गए, अपने साथ बहुत सारे नॉलेज को भी लेके गए। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट डिटेल अकाउंट दैट हैज़ बीन फाउंड वाइज अननोन ग्रीक सेलर। ठीक है, इसी तरह का कुछ जो हमें जो अकाउंट है, इस तरह का बहुत सारा जो ज्ञान है, एक अननोन ग्रीक सेलर से पाई जाती हैं। ही डिस्क्राइब्ड ऑल द पोर्ट्स ही विजिटेड। ठीक है, और उसने क्या है, बहुत सारे पोर्ट्स के बारे में बताया, बहुत सारे ऐसे बंदरगाहों के बारे में बताया जहाँ पे वो गया। फाइंड भरूच इन मैप 7। ठीक है, जिसमें कि उसने भरूच के बारे में भी बताया, जो कि आपका मैप जो 7 है, 7 नंबर का जो मैप है, पेज 113 के पास। ठीक है, वहाँ पे आप देख सकते हैं, वहाँ पे सिटी के बारे में डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। भरूच जो है आज के भरौच जो है, जो ग्रीक नेम है भरूच को भरौच का नाम भी दिया गया है, उसके बारे में आप देख सकते हैं, यहाँ पे थोड़ी बहुत डिटेल दी भी गई है। ठीक है, ये आप देख लेना। यू मे हैव नोटिस हाउ वेल्थ इज मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ कॉइन इन द स्टोरी ऑन द पेज 90। ठीक है, किस तरह से हम ये समझे हैं कि भाई किस तरह से किसी के धन को मापा जा सकता था, कि जिसके पास ज़्यादा कॉइन, जिसके पास ज़्यादा सिक्के या धन संपत्ति होगी, वो ज़्यादा शक्तिशाली, ज़्यादा धनी होगा। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सेवरल थाउजेंड्स ऑफ कॉइन्स इन बिलोंगिंग टू दिस पीरियड। आर्कियोलॉजिस्ट, हमारे पुरातत्वविदों को इस तरह के बहुत सारे कॉइन, सिक्के पाए गए हैं इस समय के। ठीक है, द अर्लीस्ट कॉइन विच वॉज वेयर इन यूज फॉर अबाउट 500 ईयर्स वेयर पंच मार्क्ड कॉइन्स। करीब करीब जो बहुत पुराने जो कॉइन्स हैं वो करीब करीब 500 साल पुराने हैं और ये पंच किए हुए कॉइन्स हैं। ठीक है, ये आप चित्र में भी, आप फिगर में भी देख रहे हैं ना, इस तरह के पंच मार्क कॉइन्स पाए गए हैं। ठीक है, पंच मार्क कॉइन इन्हें क्यों कहा जाता था, ये थोड़ा बहुत समझते हैं। पंच मार्क कॉइन वेयर जनरली रेक्टेंगुलर और समटाइम्स स्क्वायर और राउंड इन शेप। ज़्यादातर जो पंच किए हुए जो कॉइन्स होते थे, जिनके ऊपर नक्काशी या कुछ चित्र उकेरा जाता था, ये इसका शेप कैसा होता था? कुछ तो रेक्टेंगुलर शेप के होते थे, चौकोर शेप के होते थे,
कुछ स्क्वायर के शेप के भी होते थे और कुछ गोल शेप के भी होते थे। कभी कभी इनको जो मेटल शीट्स हैं, मतलब जो धातु के जो चादरें होती हैं, उनसे भी काट के इन सिक्कों को बनाया जाता था। द कॉइन्स वेयर नॉट इंस्क्राइब्ड, कुछ जो कॉइन्स है जिसमें कि कुछ इंस्क्रिप्शन नहीं है, बट वेयर स्टैम्प्ड विद द सिंबल यूजिंग डाइज और पंचेस, इसके ऊपर कुछ ना कुछ निशान बने हुए हैं, कुछ ना कुछ पंच किए पर कर कर इसके ऊपर सिंबल या निशान बनाए जाते थे। पंच मार्क्ड कॉइन्स, दीज कॉइन्स आर फाउंड मोर ओवर मोस्ट पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट एंड रिमेंड इन अ सर्कुलेशन टिल द अर्ली सेंचुरीज। ठीक है, ये जो इस तरह के जो सिक्के हैं, कॉइन्स है, पूरे भारतवर्ष में अलग अलग जगहों में पाए गए हैं। तो इससे ये बात समझ में आता है कि भाई ज़्यादातर उपमहाद्वीप में के इन सभी सिक्कों का यूज़ हुआ करता था। ठीक है, लोग शायद चीज़ें खरीदने या बेचने के लिए इन सभी सिक्कों का यूज़ किया करते होंगे। ठीक है ना, समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। अदर मीनिंग ऑफ एक्सचेंजेस जो है, जैसे कि यहाँ पे दिया है कि जैसे कि एज दे कैरी द वाइट पैडी फॉर द लैंड टू एक्सचेंज फॉर द सॉल्ट ऑफ अनदर, मतलब कोई भी चीज़ खरीदने या बेचने के लिए शायद हम एक्सचेंज के लिए भी कॉइन्स का इस्तेमाल करते होंगे। ठीक है, वही यहाँ पे भी लिखी हुई है। सिटीज़ विथ मैनी फंक्शन, अच्छा कुछ जो ऐसे शहर है, कुछ जो ऐसे इनका क्या फंक्शंस हैं, इनका क्या दायित्व या कर्तव्य है, या क्या वो काम किया करते थे सिटीज़, ये भी हम जानने का प्रयास करेंगे। वेरी ऑफन अ सिंगल टाउन वॉज इंपॉर्टेंट फॉर अ वैरायटी ऑफ रीज़न, लेट अस लुक एट द एग्जाम्पल्स ऑफ मथुरा। जैसे कि एक मथुरा जो शहर है उसके बारे में थोड़ा बहुत हम जानकारी लेते हैं, इससे हमें बाकी शहरों के बारे में भी थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा। मथुरा हैज़ बीन इंपॉर्टेंट सेटलमेंट फॉर मोर देन 2500 ईयर्स, करीब करीब 2500 वर्षों तक मथुरा शहर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटी हुआ करता था। क्यों ऐसा है, ये भी देखते हैं। इट वॉज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज़ लोकेटेड एट द क्रॉस रोड ऑफ टू मेजर रूट्स ऑफ द ट्रैवल एंड ट्रेड फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट टू द ईस्ट एंड द नॉर्थ टू द साउथ। ये जो मथुरा शहर है एक ऐसे जगह में, ऐसे रूट में, ऐसे रोड में मौजूद है जहाँ से आप नॉर्थ वेस्ट की तरफ, नॉर्थ वेस्ट मतलब कि उत्तर पश्चिम की तरफ, और यहाँ से आप नॉर्थ और साउथ की तरफ भी जा सकते हैं। ठीक है, देयर वेयर फोर्टिफिकेशन अराउंड द सिटी, ये जो मथुरा शहर है इसके चारों ओर बहुत ही ऊंचे ऊंचे दीवार, ऊंचे ऊंचे किले बना दिए गए थे। एंड सेवरल सराइंस, इसके अलावा भी बहुत सारा सिराइंस थे यहाँ पे। सिराइंस मतलब ऐसी जगह जहाँ पे लोग पूजा पाठ करते थे। फार्मर्स एंड हर्डरर्स फ्रॉम एडजॉइनिंग एरियाज प्रोवाइड फूड फॉर द पीपल इन द सिटी, जो है आस पास से बहुत सारे जो किसान हैं, जो कैटल्स को पालते हैं, वो सारे लोग इस शहर में आते थे, जिससे कि वो इस शहर के लोगों के लिए भोजन आदि सामग्री का जो बंदोबस्त कर सके। मथुरा वॉज ऑल्सो अ सेंटर वेयर सम एक्सट्रीमली फाइन स्कल्पचर्स वॉज प्रोड्यूस, मथुरा वो शहर था जहाँ पे बहुत ही अलग अलग प्रकार के चीज़ें बनाए जाते थे, स्कल्पचर्स बनाए जाते थे, या यहाँ पे नक्काशियाँ हुआ करती थी। ठीक है ना। अराउंड 2000 ईयर्स एगो मथुरा बिकम द सेकंड कैपिटल ऑफ द कुसानास, कुसान वंश का जो है करीब यहाँ पे कैपिटल भी बसा। करीब करीब 2000 पहले जो कुसान वंश हैं उन्होंने मथुरा को अपना कैपिटल सिटी बनाया था। अबाउट हुम यू हैव रीडिंग इन चैप्टर 10, इसके बारे में बाद के चैप्टर में, चैप्टर 10 में हम पढ़ेंगे। मथुरा वॉज ऑल्सो रिलीजियस सेंटर, इसके अलावा जो है मथुरा जो सिटी है वो एक बहुत ही रिलीजियस सेंटर था। रिलीजियस मतलब कि धार्मिक शहर था। क्यों था भाई, देयर वेयर बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्रीज, जैना सीरीज, एंड इट वॉज एन इंपॉर्टेंट सेंटर फॉर द वर्शिप ऑफ द कृष्णा, मतलब कि यहाँ जो बुद्ध मोनेस्ट्रीज थे, मतलब कि बौद्ध धर्म के जो अनुयायी है यहाँ पे आते थे यहाँ पे पूजा अर्चना करने, और साथ ही जैन जो धर्मावलंबी है वो भी इनके यहाँ पे पूजा स्थल भी थे। और साथ ही साथ यहाँ जो कृष्ण भगवान है इनका जन्म स्थली भी इन्हें माना जाता है ना, तो यहाँ पे साधु सन्यासी और जो भी बहुत लोग यहाँ पे पूजा पाठ करने आते थे। सेवरल इंस्क्रिप्शंस ऑन द सर्फेसेस सच एज स्टोन्स, स्लैब्स एंड द स्टैचूज हैव बीन फाउंड इन मथुरा, इसके अलावा भी यहाँ पे बहुत सारे जगहों में, स्टोन्स में, स्टैचूज़ में, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, सरफेसेस में बहुत तरह की जो है इंस्क्रिप्शन हमें पाई गई हैं। ठीक है, मथुरा सिटी के आसपास या मथुरा में। ठीक है, generally these are the short inscription recording gifts made by men or to the monasteries and shrines। यहाँ पे जो भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है इससे ये बात पता चलती है कि यहाँ पे जो आम लोग जो है वो क्या दिया करते थे, भेंट दिया करते थे। कहाँ पे, मोनेस्ट्रीज और जो सिराइंस है, मतलब जो पूजा पाठ की जो स्थल है वहाँ पे कुछ ना कुछ दान दक्षिणा किया करते थे। देयर वेयर मेड बाय द किंग्स एंड क्वींस। अच्छा, इन सभी जो मोनेस्ट्रीज को या जो इंस्क्रिप्शन को किन्हों के द्वारा बनाया गया था, जो राजा महाराजाएं हैं, जो महारानियां हैं, उनके द्वारा बनाया गया था।
या तो हो सकता है जो बड़े ऑफिसर्स हैं, मर्चेंट्स हैं या क्राफ्ट पर्सन्स हैं हु लिव्ड इन द सिटी, जो कि इस शहर में रहते हैं, उनके द्वारा भी बनवाया गया हो, ये भी हो सकता है। फॉर इंस्टेंस इंस्क्रिप्शंस फ्रॉम मथुरा मेंशन्ड गोल्ड स्मिथ, ब्लैक स्मिथ, वीवर्स, बास्केट मेकर्स, गार्लैंड मेकर्स, परफ्यूमर्स। ठीक है, इसमें जो इंस्क्रिप्शन है इसके ज़रिए हमें ये भी बात पता चलती है कि भाई मथुरा सिटी में बहुत सारे प्रोफेशनल लोग भी रहते होंगे, जिसमें कि जो सोनार है वो भी रहता होगा, या तो जो लोहार है, जो वीवर्स है मतलब जो बुनकर है, जो बास्केट मेकर्स मतलब जो बांस के या बेत के छोटे छोटे टोकरियाँ बनाते हैं वो लोग रहते होंगे, या फूल से जो मालाएं बनाने वाले लोग रहते होंगे, या तो परफ्यूमर्स होते होंगे जो परफ्यूम्स बनाते होंगे वो लोग रहते होंगे। ठीक है, ये सारे लोग यहाँ पे रहते होंगे, काम करते होंगे। ठीक है, क्राफ्ट एंड क्राफ्ट पर्सन, यहाँ के जो लोग हैं वो किस तरह के क्राफ्ट करते होंगे। क्राफ्ट मीन्स हाथ से जो भी चीज़ें बनाई जाती है उनको क्राफ्ट कहा जाता है। ठीक है, तो वो भी देख लेते हैं। वी ऑल्सो हैव आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस फॉर द क्राफ्ट। दीज इंक्लूड एक्सट्रीमली फाइन पॉटरी नोन एज नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। ठीक है, यहाँ पे हमारे जो पुरातत्वविद हैं उनको बहुत ही अलग तरह के क्राफ्ट्स पाए मिले हैं। क्या मिले हैं भाई? कुछ ऐसी पॉटरीज मिली हैं, कुछ ऐसे फाइन तरह के पॉटरी मिली हैं जिसको कि नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर का नाम दिया गया है। इसे नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर क्यों नाम दिया होगा भाई? ये नॉर्दर्न साइड में मिला है और इसमें ब्लैक पॉलिश की गई है, मतलब कि इसके ऊपर जो पॉलिशिंग है, इसका जो कलर है वो ब्लैक कलर का है, इसलिए इसका ये नाम पड़ गया। इट गेट इट्स नेम फ्रॉम द फैक्ट दैट इट इज़ जनरली फाउंड इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द सबकॉन्टिनेंट। जैसे मैंने बोला कि भाई ये हमारे नॉर्दर्न साइड में, उत्तरी भाग में पाए जाते हैं, इसलिए इसको नॉर्दर्न वेयर का नाम दिया गया। Remember that the archaeological evidences for many crafts may not have survived। बहुत सारा ऐसा आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस जो भी पाया गया बाद में, वो सारी चीज़ें हमारे पास फिलहाल नहीं है, क्योंकि वो शायद डिस्ट्रॉय हो गई होगी या वो बर्बाद हो गई होगी। वी नो फ्रॉम द टेक्स्ट दैट द मैन्युफैक्चरर्स ऑफ द क्लोथ्स वाज इंपॉर्टेंट। हमको ये बात समझ में आया टेक्स्टों के द्वारा, जो सारी चीज़ें हमें लिखी पाई गई उनसे ये पता चला कि भाई क्लोथ मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे होता था, मतलब कि कपड़ों का निर्माण भी होता था यहाँ पे। There were famous centers such as Varanasi in the north, Madurai in the south. Both men and women worked in these centers। मतलब कि ये जो क्लोथ मैन्युफैक्चरिंग के लिए कपड़े जहाँ पे बनते थे, इसके लिए कौन कौन सी सिटीज़ फेमस थी? जो कि हमारे नॉर्थ इंडिया में, उत्तर भारत में बनारस हमारे लिए फेमस था। उसी तरह साउथ में चले जाओगे तो मदुरई फेमस था। यहाँ पे जो पुरुष और स्त्री दोनों मिलकर यहाँ पे काम किया करते थे। मेनी क्राफ्ट पर्सन्स एंड मर्चेंट्स नाउ फॉर्म्ड एसोसिएशन नोन एज शेरिनीज। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने अपने अपने एसोसिएशन, अपने अपने क्या किया, संगठन भी बना लिया था, जो कि जिनको क्या कहा जाता था? शेरनीज कहा जाता था। दीज शेरनीज ऑफ द क्राफ्ट पर्सन्स प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग, प्रोक्यूर रॉ मटेरियल एंड डिस्ट्रीब्यूट द फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। इन एसोसिएशन का, इन ग्रुप्स का क्या काम था? लोगों को ट्रेनिंग देना, लोगों तक रॉ मटेरियल पहुंचाना, मजदूरों तक रॉ मटेरियल पहुंचाना, और जब भी चीज़ें पूरी तरह से बन जाए, फिनिश गुड जब बन जाए, इनको बेचना भी इन्हीं का, सिराइंस का ही काम था। दीज सिराइंस ऑफ मर्चेंट ऑर्गेनाइज द ट्रेड। यही जो व्यापारियों का जो संगठन है, गुट जो है, ये ट्रेड भी किया करता था, मतलब व्यापार भी किया करता था। सिराइंस ऑल्सो सर्व्ड एज बैंक। अच्छा, ये एक बैंक की तरह भी काम किया करता था, मतलब एक तरह से इससे आप पैसे उधार लेके अपना बिजनेस भी कर सकते थे। वेयर रिच मैन एंड वुमेन डिपॉजिट मनी। यहाँ पे जो रिच लोग होते थे, जो अमीर लोग होते थे, यहाँ पे पैसे जमा करते थे। दिस वॉज इन्वेस्टेड एंड अ पार्ट ऑफ इंटरेस्ट वॉज रिटर्न्ड और यूज टू सपोर्ट रिलीजियस इंस्टीट्यूशन सच एज मॉनेस्ट्रीज। यहाँ पे जो भी चीज़ें यहाँ पे जमा होती थी, इससे जो भी इंटरेस्ट मिलता था, इन सभी इंटरेस्ट के पैसों से यहाँ पे जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस है, मतलब जो धार्मिक संगठन है, उनको ये लोग दिया करते थे। जैसे कि बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्रीज को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया करते थे। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे सारी चीज़ें चलती थी। ठीक है, तो आपने समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं अ क्लोजर लुक अरिकामेडु। अरिकामेडु क्या है वो हम समझने का प्रयास करेंगे। फाइंड अरिकामेडु इन पोंडुचेरी इन मैप 7 जो है 113 पेज नंबर में, वहाँ पे अरिकामेडु, उसको आज जो हम पौंडीचेरी जिसको कहते हैं ना, उसी को उस समय अरिकामेडु नाम से जाना जाता था। एंड रीड इन द बॉक्सेस ऑन रोम ऑन पेज 96 बिटवीन 2200 टू 1900 ईयर्स एगो। आज से करीब 2200 से 1900 वर्ष पूर्व की ये बात है। अरिकामेडु वॉज अ कोस्टल सेटलमेंट वेयर शिप्स अनलोड गुड्स फ्रॉम डिस्टेंस लैंड। मतलब कि अरिकामेडु एक ऐसा पोर्ट हुआ करता था, मतलब बंदरगाह था, जहाँ पे जो बड़े बड़े पानी के जो जहाज़ हैं वो अपनी जो सामान है उसको वहाँ पे उतारा करते थे, या वहाँ से सामान अपनी शिप में चढ़ाया करते थे। ठीक है, और अपने दूसरे देशों में जाके ये बेचा करते थे। मेशिक, यहाँ पे एक बहुत ही मैसिव ब्रिक स्ट्रक्चर मिला है, मतलब एक बहुत ही ऊंचा सा पत्थरों का या ईंटों का घर मिला है। ठीक है, विच मे हैव बीन अ वेयर हाउस। इसको शायद एज
गोदाम के तरह से यूज़ किया जाता होगा, यहाँ पे चीज़ें इकट्ठा करके रखी जाती होगी, ठीक है, ये भी मिला है। अदर फाइंड इंक्लूडिंग पॉटरी फ्रॉम द मेडिटेरियन रीजन, इसके अलावा भी हमारे मेडिटेरियन रीजन से वहाँ पे बहुत सारा तरह का पॉटरीज भी पाई गई है, मतलब कि घड़े भी मिले हैं, सच एज एम्फोरिया, टॉल डबल हैंडल जार्स दैट इंक्लूड लिक्विड सच एज वाइन और ऑयल, ठीक है, एक बहुत ही ऊंचा सा जार मिला है, एक बहुत ही ऊंचा सा गहरा सा जार मिला है, जिसमें शायद या तो हो सकता है कि इसमें लिक्विड्स रखे जाते होंगे, जैसे कि वाइन या ऑयल टाइप के कुछ दूसरे लिक्विड्स रखे जाते होंगे। एंड स्टैम्प्ड रेड गेज्ड पॉटरी, इसके अलावा ठीक है रेड कलर के बहुत सारे तरह के पॉटरी, बहुत सारा तरह का घड़ा भी मिला है, और इसका नाम क्या रखा गया है, एरिटाइन वेयर, ठीक है, ये जो रेड कलर के जो पॉटरीज हैं, पॉट्स जो हैं, इनको एरिटाइन वेयर नाम दिया गया है, विच वॉज नेम्ड आफ्टर अ सिटी ऑफ इटली, एक इटली के सिटी के नाम के ऊपर, एरिटाइन शहर के नाम के ऊपर इन जो पॉटरी जो कि रेड कलर के जो पॉटरीज हैं, इनका एरिटाइन नाम रख दिया गया। दिस वॉज मेड बाय द प्रेशरिंग वेट क्ले इंटू अ स्टैम्प्ड मोल्ड, ठीक है, मतलब कि जो गीली मिट्टी को एक क्ले के मोल्ड में रख के इसको पकाया जाता था, बनाया जाता था, और धीरे धीरे इसको सुखा के इसको एक बहुत ही सुंदर सा डिज़ाइन दिया जाता था। देयर वॉज येट अनदर काइंड ऑफ पॉटरी विच वॉज मेड locally through Roman designs were used. Roman lamps, glasswares and gems have been found in these sites. इसके अलावा भी रोमन डिज़ाइंस के बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे पाई गई हैं, जैसे कि रोमन लैम्प पाए गए हैं, ग्लास की बहुत सारी चीज़ें, मतलब कि कांच की चीज़ें मिली हैं, और जेम्स मतलब कि बहुत सारा तरह के जो कीमती पत्थर होते हैं, वो भी सारी चीज़ें यहाँ से पाई गई हैं, ठीक है। स्मॉल टैंक्स हैव बीन फाउंड दैट वेयर प्रोबेबली डाइंग वाट्स यूज टू डाई क्लॉथ, ठीक है, एक बहुत बड़े बड़े घड़े भी मिले हैं, टैंक्स भी मिले हैं, जहाँ पे शायद क्लोथ को डाई करने के लिए यूज़ किया जाता था, मतलब क्लोथ में रंग होता है ना, रंग लगाते हैं, तो इसको कपड़ों को रंगने के लिए शायद इन सभी बड़े बड़े टैंक का यूज़ किया जाता होगा। देयर इज़ प्लेंटी ऑफ एविडेंसेस फॉर द मेकिंग ऑफ बेड्स फ्रॉम सेमी प्रीसियस स्टोन्स एंड ग्लासेस, बहुत सारे ऐसे एविडेंसेस, बहुत सारे ऐसे साक्ष्य भी मिले हैं जिससे हमें यह पता चले कि भाई यहाँ पे सेमी प्रीसियस स्टोन्स जो हैं, कुछ जो कीमती पत्थर हैं, वो भी सारे यहाँ से पाए जाते थे, ठीक है। इसके बाद जो है यहाँ पे रोम के जो कोलेजियम है उसका एक चित्र दिया हुआ है, इसके बारे में आप थोड़ा बहुत देख लेना, करीब करीब आज से 2000 साल पहले यहाँ पे क्या ऑगस्टिन नाम का जो शहर था, रोम का जो शहर था, ये बसा, और यहाँ पे क्या है कि भाई ये जो सिटी है गंगा रिवर के जो हमारे पास जो वाराणसी जैसा जो सिटी है ना, उसी तरह से रोम में भी जो सिटी है, यहाँ पे एम्पायर, यहाँ पे बहुत बड़ा साम्राज्य था, ठीक है, जो कि आपका यूरोप से लेके नॉर्थ अफ्रीका तक फैला हुआ था, ठीक है। और यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट राजा या सम्राट हुआ उसका नाम क्या था, ऑगस्टस था इसका नाम, ठीक है। करीब करीब ये जो साम्राज्य है ये 2000 साल पुराना है, ठीक है। और ये जो सिटी है ज़्यादातर ये ब्रिक से बना हुआ था, मतलब पत्थरों से या तो जो पकाई गई ईंटों से बना हुआ था, ठीक है। तो ये छोटी सी एम्पी थिएटर है, ये सॉरी बड़ी सी एम्पी थिएटर है, इसके बारे में आप देख लीजिए कितना सुंदर सा स्ट्रक्चर है ना, ठीक है। बस यहीं तक है, इसके बाद तो चैप्टर में आपके फिल इन द ब्लैंक्स है, कुछ और क्वेश्चंस है, इनको आप देख लीजिए, सिंपल से क्वेश्चंस है, तो आप इन सभी क्वेश्चन आंसर्स को बनाइए, ठीक है। अगर इसके अलावा भी आपको कोई परेशानी होती है तो आप कमेंट में बताइए, तो मैं क्वेश्चन आंसर्स भी बनवा दूंगा, ठीक है ना। तो इसके बाद जो नेक्स्ट हमारी चैप्टर है वो चैप्टर 10 होगी, ट्रेडर्स, किंग्स एंड पिलग्रिमेज। तो आप हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, जिसमें कि हम नेक्स्ट हमारा चैप्टर पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।